तो प्रणाम दोस्तों। दो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हुए, उसमें से एक से उम्मीद थी कि वो 90% लेकर के आएगा, लेकिन वो 80% लेकर आया। और दूसरे से उम्मीद थी कि वो 40% लाएगा, लेकिन वो 60% लेकर के आ गया। लेकिन 40% वाला रिएक्ट तो वैसे ही करेगा ना कि उसको उम्मीद तो 40% की थी, 60 कैसे आ गया। तो यही सीन हमारे को जनरल इलेक्शन 2024 में देखने को मिला, जहाँ पर बीजेपी और एनडीए अलायंस 400 पार का आंकड़ा देने के बावजूद 293 पर आकर अटक गए। और 2019 में लगभग खत्म हो चुकी कांग्रेस पार्टी, जिसके पास अपने खुद के 50 ही सांसद बचे थे, वो इस बार के चुनाव में डबल लगभग 99 पर पहुंच गए। तो ऐसा क्या हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पर 303 सीटें लेकर आई थी, वो इस बार खुद के दम पर मेजॉरिटी भी हासिल नहीं कर पाई और 240 सीटें ही ले पाई। हालांकि ये बात अलग है, 28 बड़ी पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस तो खैर भारतीय जनता पार्टी का भी है। एनडीए अलायंस के कारण ही आज जो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे तो दो ही बड़ी पार्टी थे, टीडीपी और जेडीयू। लेकिन इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दे तो टीएमसी, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, डीएमके और शिवसेना जैसी बड़ी बड़ी पार्टी से, और इतनी बड़ी बड़ी पार्टी मिलकर भी एक भारतीय जनता पार्टी की 240 सीट के आंकड़े को नहीं पार कर पाई। लेकिन फिर भी खुद के दम पर लगातार 2 लोकसभा चुनावों से मेजॉरिटी हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐसा क्या हुआ कि मेजॉरिटी से चूक गई। तो आइए डिटेल्स में एनालाइज करते हैं उन मेजर मिस्टेक्स को जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस बार के लोकसभा चुनाव में हो गई या फिर कर दी गई। फर्स्ट मेजर मिस्टेक, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हाँ दोस्तों, भारतीय राजनीति के इतिहास में जातिवाद एक बहुत बड़ा काला धब्बा है, एक भयावह परिदृश्य है जिसके आवेश में जातिवादी लोग न विकास देख पाते हैं, न उन्नति, न सुख, न समृद्धि, न संपन्नता, न देश, न धर्म देख पाते। वो केवल और केवल जातिवाद के मुद्दे पर ही भटक जाते हैं। और इन जातिवादी बेवकूफ़ों की कमज़ोर मानसिकता का फ़ायदा ये जातिवादी पॉलिटिशियंस आज तक के उठाते आए हैं और इस बार भी उठाएंगे। हाँ दोस्तों, जब मेजॉरिटी की बात होती है तो हिंदुस्तान में एक कहावत है कि दिल्ली जीतना है तो यूपी को जीतना पड़ेगा। तो ऐसा क्या हुआ कि लगातार 10 सालों से लोकसभा चुनाव में लीड करने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार पिछड़ गई। इसको समझने के लिए हमारे को उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही जातिवाद के मुद्दों पर ही रिवॉल्व करते आई है। एग्जाम्पल के लिए यादव्स की पार्टी वहाँ पर समाजवादी पार्टी को माना जाता है, बहुजन समाज पार्टी को दलित्स की पार्टी माना जाता है और कांग्रेस का इम्पैक्ट मुस्लिम्स पर है। और वहाँ पर इस बार समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है और रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है। अगर हम गवर्नमेंट में आते हैं तो हम जाति जनगणना करवाएंगे और रिजर्वेशन भी बढ़ा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विकासवाद और श्री राम मंदिर के नाम पर ही कैंपेन कर रही थी। उन्हें लगा कि श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के बाद में हिंदू एक हो चुके हैं, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। हिंदू वहाँ पर एक नहीं हुए, बल्कि जातिवाद के भ्रामक मुद्दों पर ही उलझ गए। अरे आप उन लोगों की बातों में कैसे आ गए जिन्होंने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए ना जाने कितने ही बार हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करी है, न जाने कितने ही बार हमारे संविधान को बदलने की कोशिश करी। आप उन लोगों की बातों में आ गए और उन नरेंद्र मोदी जी को भूल गए जिन्होंने आज तक के संविधान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। अरे आप कैसे भूल गए उन नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने 2010 में जब हमारे संविधान को 60 साल हुए थे तो पूरे देश में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो संविधान के 60 साल पूरा होने का जश्न मना रहे थे। तब उन्होंने हमारे संविधान को हाथी पर बिठाला था और खुद पैदल चल रहे थे। जब 2014 में पहली बार देश की जनता ने चुनकर उन्हें लोकसभा में भेजा था और देश का नेतृत्व करने के लिए कार्यभार सौंपा था, सबसे पहले संसद के पैर पड़कर वो संसद में प्रवेश किए थे। आप उन मोदी जी को भूल गए। अरे आप कैसे भूल गए उन मोदी जी को जिन्होंने 2019 में दूसरी बार प्रचंड जीत हासिल करने के बाद कार्यभार संभालने के पहले लोकसभा के सेंट्रल हॉल में हमारे संविधान को स्थापित किया था। आप उन नरेंद्र मोदी जी को भूल गए। अरे आप लोगों के धोखे के बावजूद जब एनडीए दल ने 2024 में उन्हें अपना नेता चुना तो उन्होंने अपना मस्तक सबसे पहले हमारे संविधान के समक्ष झुकाया। आप उन मोदी जी के खिलाफ चले गए।
अरे भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पाड़ने वाली पार्टी और मुस्लिमों के अगेंस्ट काम करने वाली पार्टी कहने वाले वो लोग बताएं कि रामपुर लोकसभा सीट के उस गांव में जहां के बूथ में 100% मतदाता मुस्लिम थे, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 532 आवासों का निर्माण करवाया गया था, जहां पे 2322 वोट्स पड़े और उनमें से एक सिंगल वोट भी भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों ने नहीं दिया। तो क्या उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिए? अरे तुम लोगों ने तो उस पार्टी को धोखा दे दिया जिन्होंने उस कम्युनिटी के साथ भी भेदभाव नहीं किया, जो उनको सपनों में भी वोट नहीं डालती। तुमने उस पार्टी के साथ धोखा किया। लेकिन मोदी जी, आपको टूटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस सत्य सनातन के मार्ग पर आप चल रहे हैं ना, उस मार्ग पर आपको इन विश्वासघातों का सामना करना ही पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम देखते समय आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। आप वैसा ही महसूस कर रहे होंगे जैसा महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान कर रहे होंगे, जब उन्होंने देखा कि मुगल शासक अकबर की तरफ से उसकी सेना का नेतृत्व कोई मुगल नहीं, एक हिंदू ही कर रहा था। आप वैसा ही महसूस कर रहे होंगे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज पुरंदर के युद्ध के पहले महसूस कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि मुगलों की सेना में हिंदुओं की एक विशाल तादाद उपस्थित थी। आप वैसा ही महसूस कर रहे होंगे जैसे रानी लक्ष्मीबाई 1857 के युद्ध में कर रही थी, जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजों की तरफ से हिंदुस्तानी ही उनके खिलाफ लड़ रहे थे। आप वैसा ही महसूस कर रहे होंगे जैसा वर्ल्ड वॉर 2 के समय सुभाष चंद्र बोस कर रहे होंगे, जब कुछ चंद हिंदुस्तानियों के कहने पर हिंदुस्तानी ही ब्रिटिशर्स की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन वो लोग टूटे नहीं, क्योंकि वो जानते थे एक पक्ष जो उनके विश्वासघात के रूप में उनके खिलाफ उनके सामने खड़ा था, तो दूसरा पक्ष उनके साथ खड़ा था। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण किया जाएगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने का कारण ये जातिवाद होगा ना, तब वो राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड का नाम लिया जाएगा, जहां की जनता ने इन जातिवादी दलालों की दलाली नहीं चलने दी। और उसमें भी सबसे आगे आपका राज्य, मेरा राज्य मध्य प्रदेश होगा, जहां की जनता ने इन जातिवादी दलालों के मंसूबों को निस्तेनाबूद कर दिया और विकासवाद, राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद की पताका लिए अंगद की भांति अडिग और अटल खड़े रहे। प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है मध्य प्रदेश वासियों। सेकेंड मेजर मिस्टेक जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस लोकसभा चुनाव में की गई वो थी अंडर एस्टिमेटिंग सोशल मीडिया पावर। हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी इस बार भी उन्हीं मीडिया एंकर्स का यूज़ कर रही थी जिनको आज तक के करते आ रही थी, जिन्हें सुनकर पब्लिक एक प्रकार से या तो बोर हो गई थी या फिर उनको गोदी कहने लग गई थी। लेकिन वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से जर्मनी जानवर को अपॉइंट किया गया था और कुछ ऐसे एंकर्स को अपॉइंट किया गया था जो कि यूट्यूबर्स बनकर उभरे थे और जनता के ऊपर अपना इम्पैक्ट डायरेक्ट डाल रहे थे। और जनता इस बार सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव थी। इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इग्नोर किया और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को नहीं उतार पाई जो कि उनके सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हो रहे विकास और पिछले 10 सालों के विकास को अच्छी तरीके से जनता तक के पहुंचा पाती। इस चीज़ पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ मिस्टेक्स हुई कि उन्होंने सोशल मीडिया में, जहां पर उनका जो आईटी सेल था ना, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की फोटोस अपलोड कर रहा था और कुछ वीडियोस रील्स काट काट के अपलोड कर रहा था लाइक्स बटोरने के चक्कर में। इसके अलावा उन्होंने और कुछ काम नहीं किया। वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को अपॉइंट नहीं कर पाए जो उनकी योजनाओं को आम आदमी तक के पहुंचा पाए या फिर उनको समझा पाए, ये बता पाए कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितना अच्छा काम किया है। वो सही तरीके से पब्लिक को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये एक मिस्टेक थी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई कि उन्होंने सोशल मीडिया की पावर को सही तरीके से यूज़ नहीं किया। और थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया, और वो काम किया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जिन्होंने कहा कि उनको अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। क्या वो भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की वजह से, आरएसएस वो संगठन है जिसने रूट लेवल पे जाकर एकदम निचले तले पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है, और आप लोग उसी आरएसएस के अगेंस्ट चले गए। आप भूल गए कि आरएसएस की वजह से भारतीय जनता पार्टी, ना कि भाजपा के वजह से आरएसएस। और आप इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होके ऐसे बयान दे रहे हैं, तो चुनाव के परिणाम तो आपके विपरीत आएंगे ही ना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक मिस्टेक थी, जहां पे जेपी नड्डा जी ने ये कह दिया
कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई कि अब उसको आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके शब्दों को और आपके अहंकार को प्रतीत कर रहा था, आपके अहंकार को बता रहा था, जो कि आपके मन मस्तिष्क पे चढ़ गया था कि आपने आरएसएस को इग्नोर कर दिया। अगली मिस्टेक थी अंडर एस्टिमेटिंग राहुल गांधी। आप लोगों ने राहुल गांधी को ऐसे मीम के तरह यूज किया कि आप सही में उनको मजाक समझने लग गए थे। आप उनको मजाक समझने लग गए थे, उनकी भारत जोड़ो यात्रा को मजाक समझने लग गए थे। आप शायद भूल गए कि आपने भी 1980-90 के दशक में जो राम रथ यात्रा करी थी, उससे आपको कितना बड़ा बेनिफिट हुआ था। और ये यात्रा ऐसी होती है जो पब्लिक को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है और पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट करवाती है, और आपने उस यात्रा को इग्नोर कर दिया। और ये उस यात्रा का ही परिणाम था कि 2019 में जो कांग्रेस पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी, अपने आप को विपक्ष का नेता भी साबित नहीं कर पाई थी, वही कांग्रेस पार्टी इस बार लगभग 99 सीट जीत करके आई है। इस बात के ऊपर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता थी। फिफ्थ मिस्टेक, वॉशिंग मशीन पॉलिसी। जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके पॉलिटिशियंस को एक साफ नियत वाले पॉलिटिशियन के रूप में देखा जाता था, वही भारतीय जनता पार्टी को पिछले 1 से 2 साल में क्या हुआ कि सारे के सारे भ्रष्ट लोग, जिनके ऊपर ना जाने कितने ही अपराध है, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे और उनकी छवि साफ हो जा रही। ये बात ने आम पब्लिक से लेकर के आपकी ही पार्टी के कुछ बड़े लीडर से लेकर कार्यकर्ताओं को भी हर्ट किया है। और जो लोगों के खिलाफ इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे थे और भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही भ्रष्ट लोगों को साफ कर रही थी अपने अंदर, अपने संगठन में बुला के, जो कि गलत था। एक तरफ आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे और दूसरा तरफ कांग्रेस युक्त भाजपा बना रहे थे, जो बिल्कुल गलत था। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं महाराष्ट्र में कि अजित पवार के ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप है, और 4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसके आरोप ना जाने कहाँ चल जाते और आप ही की सरकार उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देती है। मोदी जी, विकासवाद, हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद के मुद्दे में हम आपके साथ में है, लेकिन आपकी पार्टी जिनकी गलती का भुगतान आपको इस बार भुगतना पड़ रहा है, उसकी बात मैं अवश्य करूँगा। ये वॉशिंग पॉलिसी बिल्कुल भी गलत है। जो भ्रष्ट है उनको भ्रष्ट ही रहने दीजिए। वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेने के बाद कोई साफ छवि वाले नहीं बन जाएंगे। क्या पब्लिक को नहीं समझता कि इन लोगों के ऊपर इतने आरोप और आप इनको अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद में इनको साफ छवि वाला प्रस्तुत कर रहे हो? आपकी पार्टी के कुछ सांसद खुद अपनी संसदीय क्षेत्र में कुछ काम करे या ना करे, लेकिन एक ही बात करेंगे, चुनाव के टाइम में प्रचार प्रसार करने के टाइम में वो नेशनल मुद्दों की बात करते थे, जहाँ पे वो आपके कामों को गिनाते थे, ना कि अपने कामों को। भाई सांसद तो वो भी रहे ना। मोदी जी के काम तो अविस्मरणीय और अद्भुत है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? क्या एक्चुअल में पिछले 5 से 10 सालों में आप जिस क्षेत्र के सांसद रहे और तो आपने वहाँ की जनता के भी काम किए? मोदी जी, आपसे एक निवेदन है कि आप अपनी पार्टी के उन सांसदों को भी जरूर दिशा निर्देश दीजिए कि सिर्फ अकेले आपके काम पर ही वोट ना मांगे, खुद भी अपने संसदीय क्षेत्र में काम करें। सांसद निधि मिलती है ना, क्या सदुपयोग होता है उसका? यही सदुपयोग होता है कि पिछले 5 साल 10 साल से हम सांसद हैं, लेकिन मोदी जी के कामों के अलावा हम खुद के कोई काम नहीं गिना सकते। खुद के भी काम गिनाओ ना, तभी तो पब्लिक बोलेंगी कि हमारे सांसद ने ये काम किया। पब्लिक तो बोलती है कि मोदी जी ने ये काम किया, लेकिन आपने क्या काम किया? तो इस चीज के ऊपर ध्यान देने की भी भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। 7th एंड लास्ट मिस्टेक, ओवर कॉन्फिडेंस ऑन अब की बार 400 पार। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं आपके लिए बैकफायर कर गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जो वोटर्स थे उनको तो ये विश्वास बिल्कुल हो चुका था कि हाँ, इस बार कुछ भी हो जाए, आएगा तो मोदी ही। इस कॉन्फिडेंस की वजह से वो लोग भी कहीं ना कहीं वोट देने ही नहीं गए और घर में बैठ के यही सोचते रह गए कि मोदी तो आ रहे हैं। लेकिन वो लोग अपने वोटर्स को और अपने लोगों को जागरूक करने के लिए उनके सभागृहों में और जहाँ पे उनकी बैठक व्यवस्थाएं होती है ना, समझ तो गए होंगे आप किस जगह की बात कर रहे हैं, वहाँ से अनाउंस कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए वोट डालने जरूर जाइएगा। लेकिन आपने क्या किया? आप सिर्फ बोलते रह गए कि अपने मताधिकार का उपयोग करो, लेकिन वास्तविकता में आपके वोटर्स थे वो तो वोट डालने ही नहीं गए।
वो जो घर में बैठ के चैन से टीवी का रिमोट दबाते हुए बोल रहे थे हो कुछ भी जाए आएगा तो मोदी ही। यही गलत मानसिकता कहीं ना कहीं आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए बैकफायर का काम कर गई। आप जहां पर भी देखेंगे, जहां जहां पर आपकी हार हुई है, वहां पे अगर वोट शेयर का आकलन करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, तो आप पाएंगे वहां पर मैक्सिमम वोटिंग कम हुई है। जहां जहां पर आपकी हार हुई है और आपके वोटर्स आपको वोट देने ही नहीं गए, और एक ऐसी कम्युनिटी ने 90 से लेकर 100% वोट दिया है जिनको सरकार बदलनी थी, वो शांत थे, वो शांत रह के अपना काम करके चले गए और आप नारों में ही उलझ गए। अगली बार के चुनाव में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए आपके लोग मतदान करने अवश्य जाए। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर मिस्टेक्स थी जो इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई या फिर हो गई। इसका विश्लेषण तो वो भी करेंगे, लेकिन हमने भी अपनी छोटी बुद्धि से इसका विश्लेषण करने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।